बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट्स आज भी हैं उस फैसले की रोशनी में जो कि तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर, और जो अब भी ज़ेर बहस है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने उसके ऊपर एक बार काउंसिल से, पीपल्स लॉयर फोरम से ख़िताब किया कराची में, और उसमें उन्होंने एक ले डाउन किया है एक पूरा फार्मूला जो कि नई वफाकी आइनी अदालत से मुतालिक है, और साथ में ये भी कहा कि ये आइनी अदालत मजबूरी है, ज़रूरी है। ऐसा क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या मजबूरी है, इसके ऊपर कंसल्टेशंस होंगी, कंसिडरेशंस होंगी, डेलिब्रेशंस होंगी, ये बहुत सारे सवालात हैं, और उसके लिए कितना वक्त है इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या कहा बिलावल भुट्टो साहब ने वो आपने सुना, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी आइनी अदालत के रोटेशन होगी और मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहाँ से सरबराहान जो आएंगे। अलबत्ता जो उम्र का मामला है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अभी बहस हो सकती है और ये बात आगे जाके मुतनाज़ा हो सकती है। JUIF के साथ भी कंसल्टेशन की उन्होंने बात की है, और अब जब इसका फार्मूला सामने आएगा तो ही जो मामलात हैं वो सामने आ सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखिए कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन भी आज 5वें रोज़ मुसलसल बैठा, और आज भी बेनतीजा ये ख़त्म हुआ है इजलास, जबकि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया जाएगा। एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर ये मामला जाएगा, और ये मामला घूम फिर के एक दायरे के सफ़र से होता हुआ एक दफ़ा फिर पॉइंट ज़ीरो पे आ गया है। क्या वहाँ से कोई हल निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि हम इससे पहले ये मामला पार्लिमान में तय कर देंगे। पार्लिमान में ये किस तरह से तय होगा, यानी अदालत से पहले, ये भी मामला देखने के लिए बहुत अहम है। साथ ही साथ 63A के ऊपर 30 सितंबर को हेयरिंग भी है, यानी समाअत रखी है सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी तशरीह करना है, और आज उसका इशारा जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने दिया भी कि 63A जो जिसमें के आइन को रीराइट किया गया उसका इख्तियार अदालत के पास कैसे गया था, किस तरह से गया था, क्या इसके ऊपर वाकई कोई ऐसी शिक निकल आएगी कि जिससे हुकूमत को एक कंफर्टेबल वोट मिल सके जो कि आगे जाके उनकी आइनी तरमीम की राह हमवार कर सके, जिसका इशारा कल इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में भी दिया। और दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के साथ वो खड़े हुए हैं, उन्होंने उनकी तायीद की है और ये कहा है कि हम अदलिया के साथ एहतजाज उनके साथ उनके हक़ में जो है वो बाहर निकलेंगे और जुमेरात को एहतजाज करेंगे। फिर उन्होंने एक पूरा अपना स्केड्यूल भी दिया है कि जिसमें कि एहतजाज भी है, जलसे भी हैं, और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे जलसा है और लियाकत बाग के अंदर भी उससे पहले जलसा है। तो होने क्या जा रहा है, किस तरफ मामला जाएंगे, ये बहुत अहम मामला हैं, ख़ास करके 63A के हवाले से इसके ऊपर बात करेंगे। या अफरीदी साहब ने एक बहुत आज उन्होंने जो अपने फ़ैसला उनका मंजर आम पर आया उस पर उन्होंने बहुत अहम जो इख्तलाफी नोट है वो लिखा है। उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आइनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और वो अहल है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन फ्री कैन को सुनकर 7 रोज़ में फ़ैसला करे। अब इलेक्शन कमीशन को, जिसको कि कल के फ़ैसले में तकरीबन ज़ीरो कर दिया गया है, उसकी आइनी हैसियत को चैलेंज कर दिया गया है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसके ऊपर सवाल उठा दिए गए। आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस इख्तलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन को एक मरतबा फिर ये मामला भेजने की बात की गई है, और आज चीफ जस्टिस साहब ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर रिमार्क्स दिए जो कि बहुत अहम है, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है या उसका जो इदारा है उसके ऊपर जो है उसके ख़िलाफ़ कोई उस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। हम चाहें भी तो इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये उन्होंने ये कहा है कि आइन बनाने वालों के हवाले से। तो क्या होने जा रहा है, एक महाजराई है, एक तसादुम है, एक टकराव है, ये किस नतीजे पे जाएगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सियासतदान हैं, वकील हैं और बहुत खूब बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ अहमद उवैस साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, हाल ही में इन्होंने एक कॉलम भी लिखा था जिसमें इन्होंने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात की थी, जुडिशल कू की बात की थी, इनसे बात करेंगे। और सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ होंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और आज पीपल्स पार्टी जो इस पे बात कर रही है उनसे बात होगी। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपके भी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मुस्तफ़ा, ये जो एक इस वक्त बहरान है और आइनी अदालत ज़रूरी है, आइनी अदालत मजबूरी है,
یہ ایک نیا نعرہ بھی دے دیا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ضروری ہے اور یہ مجبوری ہے اس کا بنانا؟ دیکھیے، اگر آج محترم رضا ربانی صاحب بلال صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ان کی تقریر کے دوران تو اس تقریر کا ایک مختلف اثر ہوتا. جو مجبوری کی انہوں نے بات کی، اب اس کی وضاحت وہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ یہ مجبوری کیوں ہے. جہاں تک اس سارے معاملے کی ٹائمنگ کا سوال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب مہینے بعد چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور عین اسی موقع پر یہ سامنے ڈرافٹ لے کر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلا لیے گئے، ارکان کو 3 ہفتے تک تقریباً اسلام آباد کے اندر محبوس رکھا گیا، کسی کے ساتھ ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا، اور سب جماعتوں سے اور اتحادیوں سے اور دیگر پارلیمان کے ممبران سے یہی توقع تھی کہ بس اس کو ہم صبح لے کر آئیں گے اور بس آپ نے اس کے اوپر ہاں کر دینی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں جھٹ منگنی اور فٹ بیا. آئینی ترمیم ہے، اس کے اوپر بحث ہو جانے میں کیا حرج ہے؟ آج بھی جو گفتگو کی بلاول صاحب نے، وہ پرپوزلز اگر ڈسکس ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ اب جو ڈرافٹ سامنے آیا جس کو آپ نے اپنے پروگرام میں بھی چلایا، اب اس کے اندر جو باتیں تھیں وہ ایسی قابل اعتراض باتیں تھیں کہ جن کے اوپر کوئی سیاسی ورکر، جماعتوں کو تو چھوڑیے، سیاسی قائدین کو بھی چھوڑیے، کوئی سیاسی ورکر ایگری نہیں کر سکتا. اب آرٹیکل 8 کے اندر اگر آپ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے میرے اس ملک کے ہر شہری کے جو حقوق ہیں وہ سلب ہونے جا رہے ہیں. درست. اور جو جماعتیں جمہوریت کی بات کرتی ہیں انہیں تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے آرٹیکلز کے ساتھ چھیڑخانی کریں اور اختیارات منتقل کر دیں. پھر ہائی کورٹس کے آپ اختیارات ختم کرنے چلے. 199 ایک ایسی آپشن اویلیبل ہے ہر شہری کو کہ جس کے ساتھ کوئی سرکاری محکمہ کسی بھی جگہ پہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ فوراً 199 کے تحت رٹ دائر کر سکتا ہے ہائی کورٹ میں. آپ وہ بھی ختم کرنے چلے، سپریم کورٹ کے پر کاٹنے چلے. تو یہ چیزیں اگر ڈیبیٹ ہو جاتی ہیں تو ڈیبیٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں تھا. اور مولانا صاحب کی بھی جو بعد میں سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوریکل انہوں نے سٹانس لیا، ایک میچور انہوں نے سٹانس لیا. اور اب میرے خیال سے بات یہیں پر آ کر ختم ہوئی ہے کہ وہ اپنا ڈرافٹ بنائیں گے اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں اپنا بنائیں گی. لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم ہے اسما بہن، کہ جس طریقے سے ممبران کو یہاں پر جب اسلام آباد میں چلے، حکومتی جماعت کے جو ممبران تھے ان کو تو آپ نے رکھ لیا. اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں. ان کے جو 2 سینیٹرز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو لوگ کچھ بیچ میں غائب کر لیے گئے کہ جن کو پارلیمنٹ میں شاید وزیر اعظم صاحب کے چیمبر کے اندر بٹھایا ہوا تھا کہ 4-5 لوگ جو تحریک انصاف سے توڑے تھے. تو آپ نے اگر آئینی ترمیم اس طرح کرنی ہے، لوگوں کو توڑ کے، دھونس کے ذریعے، کسی کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کر کے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کی قبولیت اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی میں. آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بنائے جانے پہ اعتراض نہیں، اس کے طریقہ اس کی ٹائمنگ پہ بھی اعتراض ہے اور ٹائمنگ پہ بھی اعتراض ہے. مانوی والا صاحب، آپ اس کے اوپر کوئی جواب دیں گے کہ کیوں ضروری ہے اور کیوں مجبوری ہے، جو گو کہ مساق جمہوریت کا ایک انفنشڈ ایجنڈا اس کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ اب کیوں، اس وقت کیوں اور اس طرح کیوں؟ آپ کہہ تو بالکل صحیح رہی ہیں، مصطفیٰ بھی صحیح باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں، کچھ چیزیں تو اس میں صحیح ہونے جا رہی ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ میں ہم نے ڈالا تھا، اس وقت ڈیفر کیا تھا. وہ ڈیفر اس لیے کیا تھا کہ دوسری پارٹیوں کو اعتراض تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ نہیں ہونا چاہیے، مگر پیپلز پارٹی آلویز وانٹڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیپریٹلی. ٹائمنگ کا جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں، ہاں ٹائمنگ آئی تھنک صحیح نہیں ہے. کچھ چیزیں ہماری کچھ چیزوں پہ گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ بھی نہیں ہے، اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کو جو بلایا گیا بیفور ریچنگ اے کنسنسس آن دس بل، وہ بھی غلط تھا. اور ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے بل پیش نہیں ہو سکا اور کنسنسس نہیں ہو سکا. تو میرا خیال ہے کچھ تیاری صحیح نہیں تھی. کوئی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا جلد بازی میں چیزیں کی گئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. کئی بل ہم نے ڈیفیکلٹ بل پاس کیے ہیں، سینٹ میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی، اور ہم نے کنسنسس سے پاس کیے ہیں. کئی چیزوں پہ ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے اپوزیشن سے، پی ٹی آئی سے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ایونچولی ان بلوں کو سپورٹ کیا ہے.
तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको प्रॉपरली लेके और अभी इस मौके पे इस बिल को अगर नहीं लाया जाता, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले इसको अगर ले आते, इस पर डिबेट शुरू करते, तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलना था। तो अब जो कि जी, अब चूंकि टाइम बहुत कम है, तकरीबन कुछ हफ्ते रह गए हैं काजी साहब के जाने में, और मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनना है। नहीं, अब तो देखें, चेयरमैन बिलावल ने भी अनाउंस कर दिया कि मंसूर अली शाह साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। अब तो वो चीज तो खत्म हो गई। अब मेरा नहीं ख्याल कि उस पे कोई डिबेट है या उस पे कोई इशू है। अब जो बाकी चीजें हैं ना, बाकी चीजें जो वो करना चाह रहे हैं, अब उनके ऊपर बेसिकली डिबेट होगी। एज का मसला है या दूसरी चीजें हैं या कोई आर्टिकल 8 की बातें हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बातें हैं या दूसरी बातें हैं, अब उस पे होगी। वो डाउट तो अब खत्म हो गया कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस और पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मतलब वो उन्होंने जैसे पहले बिलावल साहब ने कहा कि हम चाहेंगे, लेकिन इसको हमें देखना पड़ेगा दोबारा से कि हम इसको करेंगे या नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हाफ हार्टेडली आपको करना पड़ सकती है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी अमेंडमेंट्स। आपको अगर याद हो अस्मा कि हमने मिलिट्री कोर्ट्स का बिल पास किया था, हमने बिल पास किया था मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, टू ट्राई पीपल इन द मिलिट्री कोर्ट्स, जो ये टेररिस्ट थे या दूसरे लोग थे जो के ऑर्डिनरी कोर्ट्स में ट्राई नहीं हो सकते थे या ऑर्डिनरी कोर्ट्स उनको ट्राई नहीं करना चाहती थी, तो उनके लिए हमने पास किया था को 18 महीने के लिए, फिर उसको एक्सटेंड भी किया था, और वो सनसेट क्लॉज के साथ किया था। मगर वो तो मांडविया साहब, वो तो दहशतगर्दों के लिए था। अभी तो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर भी बात हो रही है कि शायद उनके लिए होगा, मतलब स्पेसिफिकली तहरीक इंसाफ कहती है वो खान साहब के लिए। नहीं, अब देखें, तहरीक इंसाफ तो कह रही थी ये बिल भी आप हमारी वजह से ला रहे हैं, जो भी बिल हम लाते हैं किसी किस्म का भी, वो तहरीक इंसाफ कहती है कि आप हमारे लिए ला रहे हैं। अभी वो उसका बिल आया था, आपको याद होगा, कैनबिस का, वो उन्होंने कह दिया कि जी ये तो बिल हमारा है। अरे भाई, तो आपका है तो आप ले आते। मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई हर बिल जो है वो कोई आपको टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। मैंने कहा आप पढ़ लें इस बिल को, आप पास कर लें इस बिल को, कोई हमें तो मसला नहीं है। मगर द पॉइंट इज कि ये जो चीज है ना कि हर चीज तहरीक इंसाफ के लिए लाई जा रही है, ये गलत है। अच्छा, तो मगर अहमद अवैस साहब, आपकी जमात ये कहती है कि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने ही नहीं देनी। मतलब एक तरफ तो ये है ना कि टाइमिंग पे एतराज़ है, उसके तरीक़ाकार पे एतराज़ है, उसके अंदर क्लॉजेस पे एतराज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ कहती है हमने ये काम ही नहीं होने देना। तो अब पीपल्स पार्टी इसको लीड कर रही है इस वक्त। वो कह रहे हैं मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है, हमने करना भी है, नंबर भी हम पूरा करेंगे और हम आगे लेके इसको बढ़ेंगे। तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी सर? आप क्यों नहीं चाहते कि आईनी कोर्ट्स के ऊपर बात हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि किसी पर्सनल रीज़न की बुनियाद पे या किसी एक आदमी को बचाने के लिए या को बचाने के लिए ये तकाजा जो है वो पीटीआई की तरफ से नहीं है। बिल्कुल हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है, जुडिशरी का पिलर जब एक मजबूत किया गया और उसके बाद रिव्यू की अथॉरिटी भी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की उस अथॉरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके और उसको अंडरमाइन करेंगे और वो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट की उसकी हैसियत जो है वो आप एक सिविल कोर्ट जैसी बना देंगे कि सिर्फ ये जो नीचे से जो प्रॉपर्टीज वगैरह के और आपस के पर्सनल लॉ के तहत जो केसेस आते हैं सिर्फ वो सुनेगी और बाकी तमाम मैटर जो हैं वो चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को किस तरह से बनाया जाएगा वो भी आपके सामने बहुत बड़ा वो एक अलमिया होगा पाकिस्तान के साथ कि आप जहाँ पे पाकिस्तान का आइन जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर जिसकी बुनियाद है, जिसका स्ट्रक्चरल जो कहते हैं कि तब्दीली आ जाएगी अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करें। तो इस नुक्ता नज़र से कि अगर आपने महसूस करते हैं कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ये मैटर एक होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लिए, तो उसका बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जैसे आपने कुछ स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एक परमानेंट बेंच हो जाएगा जो
सुप्रीम कोर्ट ही का बेंच होगा, लेकिन वो डिफाइंड केसेस होंगे कि ये केसेस जो हैं जो पॉलिटिकल नौयत के हैं या जिनकी जो स्टेट के साथ डायरेक्टली जिनका इफेक्ट है गवर्नमेंट के साथ, वो केसेस के लिए एक 5 रुकनी बेंच बना लीजिए, 7 रुकनी बेंच बना लीजिए। ये बेंच परमानेंटली वो केसेस होने का और वो सुप्रीम कोर्ट के डिसिप्लिन में होगा। चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही के चीफ जस्टिस के अंडर वो होंगे, लेकिन उनका तरीक़ेकार जो है तो वो बात तो अंडरस्टैंडेबल है कि चलो ये प्रपोजल तो पॉसिबल है, लेकिन आप बनाएं और कहें कि ये काजी फायद ईसा साहब जो हैं यहाँ से रिटायर होंगे तो वो अगले दिन वो ओथ लेंगे एज चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। उसके ऊपर जो जज यहाँ से रिटायर होगा उसको पीपल्स पार्टी और JUIF अहमद वैसा वो उसके ऊपर मुझे आज जो गुफ्तगू की है बिलावल साहब ने, उसमें उन्होंने कहा है कि उम्र के ऊपर हमें एतराजात हो सकते हैं, ये मुतनाज़ा बात हो सकती है, यानी 68 साल की उम्र। सर चूंकि वो तो उसी सूरत जाएंगे ना जब उम्र में इजाफा होगा, उम्र में इजाफा होगा तो वो आगे जाएंगे ना। नहीं वो उम्र में इजाफा तो उनके लिए करेंगे, वो उम्र के लिए इजाफा करेंगे सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए। जी उसी की बात कर रही हूँ। तो अगर काजी फायद ईसा साहब यहाँ से आगे जाएंगे तो वो 65 बरस के रिटायर होंगे, 68 बरस तक 3 साल तक वो आगे काम करे तो पर्सन रिटायर होंगे एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर होंगे और उसके बाद वो उसके जज बनने के वहां पे उम्र फर्क होगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इन्होंने खोल के नहीं, क्योंकि अपने दे आर स्टिल कीपिंग इट क्लोज टू द चेस्ट। मेरी गुजारिश है आपके सामने कि आपने अगर जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट की और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कायम रखना है तो फिर आपको ऐसा तरीकेकार रखना होगा कि जहां पे हुकूमत का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो सके, कोई भी हुकूमत हो। ये तो आप कह दें कि आज कोई हम ख्याल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, कोई हम ख्याल बेंच भी ना बने, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ तो फिर हम ख्याल बेंच बनने के इम्कानात तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ऑलरेडी अहमद वैसा जो कल का जो फैसला आया है उसके ऊपर भी एतराजात आप देखिए ना, किस किस्म के एतराजात है उसके ऊपर भी। मैं यही बात कर रहा हूँ यहाँ से बात सर देखिए ना, यही बात आपके सामने करने लगा हूँ कि देखिए इन्होंने जो कल फैसला आया वो 8 जजेस का पूरी डेलिब्रेशन के बाद एक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपको याद होगा अभी रिसेंट पास्ट में वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, बुश का और गौर का, और सुप्रीम कोर्ट ने बुश को हक में फैसला दे दिया था जबकि वो गौर जो है वो जीता हुआ था। गौर ने स्टेटमेंट दी उसके बाद कि अगरचे ये फैसला जो है ये ठीक नहीं है, मैं जीता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं इसको कहीं चैलेंज नहीं करूंगा एंड ही इज द प्रेसिडेंट। देखिए आपको कहीं पर तो इस आइन को कायम रखने के लिए और निजाम को बचाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की उस अथॉरिटी को मानना पड़ेगा, वरना तो एनार्की है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, एक बात सुन लीजिएगा, एक दो सेंटेंस, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नलिफाई इस तरीके से करेंगे कि आप एक सिंपल मेजॉरिटी से एक एक्ट पास करें और उस एक्ट में कह दें कि ये रिट्रोस्पेक्टिवली इसका अप्लाई करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा कोर्ट का फैसला जो है वो नलिफाई हो गया। क्या ये इंटेंशन है आइन की? और अगर ये है तो फिर डेस्पोटिज्म है, फिर रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया। बिल्कुल खुर्रम साहब, यही सवाल इंटेंशन जो है 7 अगस्त को एक कानून पास हो रहा है, फिर ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस आता है, फिर तो इंटेंशन भी तो मैटर करती है ना। आप दोनों तरफ, अगर आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपनी इख्तियारात की हुदूद को क्रॉस किया जा रहा है तो पार्लियामेंट भी जो है वो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। खुर्रम साहब जी, मेरा रब बेनकाब करने वाला है। कल जो फैसला आया है और जिन्होंने उसको पढ़ा होगा तो ये बात वाज़ी होगी है कि 75 साल जो सुप्रीम कोर्ट किसी और इदारे के लिए डी फैक्टो के जवाज तलाश करता था, चाहे वो तमीजुद्दीन केस था, चाहे 200 केस था, चाहे नुसरत भुट्टो केस था, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो केस था, चाहे वो जफर अली शाह केस था, अभी हमने परवेज अलाई केस देखा, अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस आ गया। अब कोर्ट ने बड़ा वाजे कह दिया, उन्होंने कहा जी डी फैक्टो होगा मामला। तो जब आप कानून से हट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद हट जाएगा, तो फिर पार्लियामान ही आखिरी किला है पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी का। और जिस तरह हमने कल पढ़ा है
کہ 187 کو 185 को बुलडोज करने के लिए इस्तेमाल किया गया, सिर्फ अपनी मर्जी करने के लिए। तो अगर ये ख्याल ये है कि जजेस साहिबान जो बहुत ही मोहतरम और मुकद्दम हैं, फाजिल हैं, लेकिन अगर उनका इख्तियार जो है वो लामहदूद नहीं है, और ये लामहदूद जो उनका इख्तियार महदूद किया गया है 175(2) में वाजे लिखा है कि अदालत की उतनी ही, देखें बड़ा वाजे, रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ जो पार्लियामान बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो तो लिहाजा कोर्ट को उतनी अथॉरिटी है जितनी पार्लियामान उसको देगी। कोर्ट के पास लामहदूद अथॉरिटी नहीं है। और बार बार जो है हमारे दोस्त कोर्ट कर रहे हैं 188, 189, 190, उसमें वाजे तौर पर कोर्ट की जो अथॉरिटी है, कहा गया जी कि बाइंडिंग होगा दूसरी अदालतों पे। ये कहा गया है कि पाकिस्तान के तमाम जो इंतजामी और नहीं, मगर किसी जगह पे तो देखे ना, महाजराई को थमने खुरम साहब। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा लगे बुरा लगे, यहाँ तो फांसी तक के जो फैसले थे वो कबूल किए गए, तो फिर ये मखसूस नशिस्तों का मामला जो है बढ़ा दें। क्यों इस पे एतराज किया जा रहा है कि हमें मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं देना? यही तो बात है कि हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां मुस्तकिल फाजिल अदालत की तरफ से अपने इख्तियारात से गंभीर तजावज हो रहा है। और ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे आज से 2 साल पहले जिस तरह 63A का तमस्खर उड़ाया कोर्ट ने, अपनी जस्ट जो जजमेंट थी उसको उल्टा कर एक सबसे बड़े सूबे की हुकूमत उल्टा दी। और हम बार बार ये देख रहे हैं कि जो अगर कोर्ट, मैं फिर कहूंगा, कोर्ट के पास वाहिद जो ताकत है बिल आखिर वो है कि वो आइन के साथ जो अंग्रेजी का लफ्ज है फाइडेलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो फाइडेलिटी नहीं है और वो डी जोरे करते हैं। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो केस है उसमें अहम बात यही है ना कि जब आर्टिकल 51 ये कहता है कि 3 दिन है और बाद में लिखा हुआ है 3 दिन है, तो कोर्ट ने कहां से ये अथॉरिटी निकाली है कि जी हम 15 दिन देते हैं? ये क्या इशू है? इशू यही है कि हम जो भी डी फैक्टो ये कहते हैं, यानी इसका मतलब है कि जमीनी हकायक ही हैं। तो फिर जमीनी हकायक तो ये है कि इस मुल्क के 75 सालों में से 45 साल तो आमरीत रही है, फिर जमीनी हकायक ही है। और अदालत उन जमीनी हकायक की भी मुआविन और मददगार थी कि जिसमें जफर अली शाह केस में एक फौजी आमिर को इजाजत दे दी गई कि वो आइन में तरमीम कर गुजरे। तो लिहाजा आज जब हम सब इस बात पर खड़े हैं कि जनाब किसके पास अथॉरिटी है, तो मैं सबको ये याद कराऊंगा कि वही आइन जिसका हम सब हवाला दे रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, उसका इब्तिदाइया ये कहता है कि इस मुमलिकत में अल्लाह ताला के बाद इक्तदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में हो। चेक एंड बैलेंस तो देखिए ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस भी है ना सर। हाँ, 15वीं तरमीम को भी देखिए पार्लियामान के ऊपर मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए आपके नाजरीन के पार्लियामान के ऊपर सिर्फ एक कदगन है, और वो कदगन ये है कि उसकी जो कानून साजी है वो हमारे शहरियों के बुनियादी हकूक से मुतसादिम ना हो। अच्छा, ये हाँ, उस पार्लियामान के सिर्फ ऊपर एक कदम है। उसके अलावा अच्छा, मैं अवैस साहब भी इस पे बात करना चाह रहे हैं, अहमद अवैस साहब भी, और एक बात करना चाहता हूं। जी अगर पार्लियामान ये चाहती है, पार्लियामान की ये मंशा है कि पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा हो, तो फिर पार्लियामान की मंशा को हमें कबूल करना है। और ये बात मैं जरूर कहता हूं हमारे, लेकिन पार्लियामेंट के पास नंबर भी होने चाहिए ना सर, उसके लिए नंबर्स नहीं है आपके पास, और उसके लिए मखसूस नशिस्तों के फैसले को आप तस्लीम नहीं कर रहे ताकि नंबर आपके पास आ जाए। वो सब लोग जो तरीकेकार पर एतराज कर रहे हैं, आखिर उस तरीकेकार में कोई कमी थी तो वो तरीकेकार कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, और अगर वो कामयाब नहीं हुआ फिर आप उसे क्या कहेंगे? अहमद अवैस साहब से ले लूं एक जुमला। अहमद अवैस साहब, आप क्या कहेंगे जो खुर्रम साहब कामयाब नहीं हुआ? ठीक, खुर्रम साहब ने जो दिया, उन्होंने कहा जी 3 दिन से 15 दिन कैसे अमेंड कर सकते हैं। 63A में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट बहरहाल अपने हुदूद से आगे बढ़ रही है, और इस फैसले के अंदर तो बहुत सारे नुकात है सर। नहीं, देखिए कहीं मैं आपको बताऊं, वही कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट अपने हदूद तजावुज नहीं किया। देखिए क्वेश्चन ये है कि जो सवाल उसके सामने उठा और इलेक्शन के हवाले से सारी डिटेल से जब बातचीत आई सामने, और उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा है कि हमने
یہ جو وکلا بحث کر رہے تھے اٹارنی جنرل سائٹ سے بھی اور گورنمنٹ کی سائٹ سے بھی، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ انڈیپینڈنٹ کیسے الیکٹ ہوئے. اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا اس لیے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ. میرا سوال سر بہت ادب کے ساتھ، یہ جب یہ بلے کا نشان جب ہوا انڈیپینڈنٹ ہوئے سر، وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ لڑے، کچھ لوگوں نے تحریک انصاف کے ساتھ سرٹیفکیٹ دیا، کچھ لوگوں نے 3 دن کے اندر سنی اتحاد کونسل کو آپٹ کیا. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ کس کے بہاف پہ نقص تھا؟ یہ تو بعد میں ہوا. جی دیکھیں وہ نہیں، سنی اتحاد کونسل کی جو آپ 3 دن کی بات کر رہے ہیں وہ الیکشن کے بعد کی بات ہے. جی الیکشن سے پہلے کی بات، اسی کی بات جو ساری ڈیٹیلز ہے نا وہ الیکشن سے پہلے کی. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے نہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا اور آرٹیکل 187 کے تحت کہ سپریم کورٹ جب ایسی ہے، کیونکہ اس کے بعد اور بڑی عدالت کوئی نہیں ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کین گو فار کمپلیٹ جسٹس. جب وہ ساری چیزوں کا انہوں نے اعادہ کیا تو لارجر جو ممبرز بینچ کے تھے، کیونکہ فل کورٹ تھا، پوری سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کی 2 چیزوں کے اوپر جو ہے اتفاق آیا. نمبر 1 کہ آؤٹ آف 13 11 نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ غلط ہے. 11 نے، صرف 2 نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط نہیں ہے، 11 نے کہا کہ غلط ہے. اور پھر 8 نے کہا کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ کیونکہ الیکشن کا مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا، لہٰذا یہ ریزرو سیٹ جو ہیں وہ آرٹیکل 51 کے تحت یہ ان کا حق ہے. یہ اس پہ بحث مزید کرتے ہیں. سر مجھے بریک کا جواب دے رہا ہوں. میں وہ آپ کو میری صدا ہے کہ 187 میں کمپلیٹ جسٹس سپریم کورٹ کے پاس لامحدود لائسنس نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر صاحب. آپ جناب آپ جواب تو دینے دیں. لائسنس یہ آپ تو فیصلہ نہیں کریں گے نا لائسنس ہے یا نہیں ہے. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جب اس پروپوزیشن میں آ رہے ہیں تو وہ کیونکہ غلط انٹرپریٹ کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے، وہ فیصلہ جو تھا الیکشن سمبل لینے کا وہ غلط تھا. میں بالکل اچھا خرم صاحب، آپ اور مانڈوی والا صاحب سے میں پوچھتی ہوں اور مصطفیٰ سے بھی. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ کا سر پوائنٹ آ گیا، اٹس ویل ٹیکن. اصل سوال یہی ہے کہ پورے فیصلے کے اندر 7 کے علاوہ کون سی شکیں ہیں، اور یہ میں نے مصطفیٰ صاحب سے پوچھنا ہے اور باقی اپنے مہمانوں سے بھی. اور 185 187 جو آئین کی شقیں ہیں وہ یہاں پر کس طرح سے عمل درآمد اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی. اور 63 ہے اب جس کے اوپر ابھی ہونا ہے فیصلہ، وہ کیا، اس کا کیا پرپز ہے نمبرز کے حوالے سے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ، بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ 185 187 یہ 2 شقیں ہیں جو کہا جا رہا ہے اعتراض کے 187 کے اوپر ہی یہ رکھا گیا کہ کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ نہیں ملا، اور اس کا ذکر ابھی احمد اویس صاحب نے کیا ہے. آپ کیا کہیں گے، اور 63 کہاں فٹ آتی ہے اب؟ اسما بہن، اس سے پہلے کہ میں فصاحت اور بلاغت سے بھرپور آئینی پیچیدہ مسائل کو ٹیکل کرنے کی گفتگو کروں، مختصراً ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جس طرح ڈاک آتی ہے وزیر اعظم صاحب کے دفتر میں، جس دن آئینی ترمیم ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ نے کرنی ہے، خاکی لفافے کے اندر ایک آ گیا ڈرافٹ، وہ نہیں کرا سکے. جب دیکھا تو ساروں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. نہیں، وہ سفید بعد میں ہوا. اچھا ٹھیک ہے. پھر اسے خاکی سے نکال کے جب نہیں کر سکے تو سفید لفافے کے اندر ڈال کے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اب آپ کریں. اچھا، تو یہ ساری صورتحال سے ہم واقف ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، چاہا کیا جا رہا ہے. ایک انکمنگ چیف جسٹس کا راستہ روکا جا رہا ہے. جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس ہیں، جن کے ایک زمانے کے اندر بڑا ہم نے ساتھ دیا، بڑے ان کے حق میں بولے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وقت کا پہیہ گھومے اور پھر وہی وقت آ جائے تو پھر بھی ہم وہی پوزیشن لیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں. لیکن جو بار انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا معذرت کے ساتھ، کہ اس میں پھر کئی بدتدریج ایسے فیصلے آئے، اور فیصلے تو چلے آپ ایک سائڈ پہ کر دیں،
یہ خواہش رکھنا کہ دوبارہ آپ کو سروس کے اندر کنٹینیویشن ملے، میرے خیال سے جو بار انہوں نے سیٹ کیا تھا اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فیصلے میں کہا، فیصلے میں تو آرٹیکل 17 کا بھی ذکر ہے، اور جس پیرائے میں آرٹیکل 17 کا ذکر کیا سپریم کورٹ نے وہ یہ ہے کہ آئین نے کسی بھی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کو دے رکھا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اگر کسی جماعت سے وہ بلے کا نشان لے تو اس کے نتیجے میں وہ جماعت الیکشن ہی نہیں لڑ سکے گی۔ اسی چیز کو پری ایمپٹ کیا جا رہا تھا جو مجوزہ تھا، یعنی تجویز کردہ تھا، جس کے اندر پارلیمنٹ کو یا سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا اختیار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس۔ جی ہاں، دیکھیں نا، اب اتنی اس ملک کے اندر ہماری جو 76 سالوں کے اندر تاریخ رہی ہے، خورم بھائی اس سے ایگری کریں گے، سلیم بھائی ایگری کریں گے، تاریخ کا یہ دن بدلتے دیر نہیں لگتی، یہ پھر سب بھگتیں گے۔ اب جو آج سے کچھ عرصہ پہلے، 2-3 ہفتے پہلے ہی، یہ پارلیمنٹ نے بڑی جلد بازی میں قانون پاس کیا کہ اسلام آباد کے اندر جلسے جلوس کے اوپر جو پابندی لگائی، آپ نے سدا اقتدار میں رہنا ہے، یہی چیزیں پھر آپ کو بھگتنی پڑیں گی۔ تو جو کانسٹیٹیوشن میکنگ ہے اس کے اندر آپ کو ایک لارجر پکچر کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ مگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ نے بہت ساری چیزوں میں اپنی حدود کو کراس کیا ہے؟ تاریخ رہی ہے، 63 کے بعد سے ہوا ہے، تاریخ رہی ہے، لیکن اس فیصلے میں کوئی حدود کو کراس نہیں کیا۔ جن پورے پاکستان کے لوگوں نے بینگن اور ٹماٹروں کے اوپر ووٹ دے دیا تحریک انصاف کو، ہم بیٹھ کے بحث کیا کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کے لوگ نہیں ہیں؟ عوام کا مینڈیٹ ہم نے نہیں ماننا، سپریم کورٹ کے 8 ججوں کا فل کورٹ کا فیصلہ بھی ہم نے نہیں ماننا، تو پھر اس کے بعد تو اناکی ہے، کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے۔ اور یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کرنا اور الیکشن کمیشن اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہا ہے، یہ تو ہم اناکی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ صحیح، جس ملک کے اندر آپ کا نظام ہی بگڑ جائے گا۔ مگر میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ 3 دنوں کے اندر جن لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو گئے اور جو انڈیپینڈنٹ رہے، وہ تو اپنی چوائس کے ساتھ رہے، نہیں، اس کا بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر جواب دیا۔ آرٹیکل 56 کو انہوں نے ڈسکس کیا، آرٹیکل 55 کو انہوں نے ڈسکس کیا، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ریزرو سیٹس وہ جماعتوں میں جائیں گی جو الیکشن جیت کر آتی ہیں۔ ان کا یہ تو سنی اتحاد کونسل الیکشن جیت کر نہیں آئی، اس نے تو کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، تو ان کو سیٹس کیسے دی جا سکتی ہیں؟ نا سر، وہ تو پلی تو سنی اتحاد کونسل کی تھی، وہ تحریک انصاف کی تو نہیں تھی۔ سنی اتحاد کونسل میں کیوں جانا پڑا لوگوں کو؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان لافل ایک فیصلہ کیا، ان کانسٹیٹیوشنل ایک فیصلہ کیا۔ قاضی صاحب نے خود بعد میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلط میری انٹرپریٹیشن کی ہے فیصلے کی۔ پی ٹی آئی اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت برقرار رکھتی ہے، ان سے صرف نشان لیا گیا ہے، یہ غلط کیا الیکشن کمیشن نے، یہ تو قاضی فائز صاحب نے خود کہا۔ اچھا، اب یہ بات جو سلیم صاحب، ایک بات تو یہ کہ نمبرز پورے نہیں ہیں، یہ بات اپنی جگہ پہ اہم ہے، پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے، کیا ملٹری ایکٹ کے حوالے سے آپ لوگ ابھی بھی اس کو رکھیں گے جو مجوزہ مسودہ ہے؟ ویسے مسودہ آپ کے پاس آ گیا ہے، سفید میں آیا ہے، خاکی میں، اس کے مطابق کیا چیزیں، کہاں آپ اگری کرتے ہیں اور کہاں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اگر نمبرز کمپلیٹ نہیں ہے تو کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا، نہ ہم کرا سکتے ہیں نہ وہ بل پاس ہوگا، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ اگر نمبرز نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا۔ باقی بل پہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا تو نمبر گیم تو سیکنڈری ہے نا، پہلے بل پہ تو کنسنسس ہو پارٹیوں کا، وہ کنسنسس ہوگا، کن شکوں پہ ہوگا کن پہ نہیں ہوگا یہ تو آگے اب ٹائم بتائے گا، جب ہوگا تو تب پھر کنسنسس کی طرف جائیں گے۔ تو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم، اور یہ جو 26 اکتوبر کی ایک ڈیٹ لوگوں نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے، میرے خیال یہ ڈیسائیڈ گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے، ہماری کوئی ایسی ڈیٹ نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس بات کا احتمال ہے جو کل اشارہ بھی دیا ہے کہ نہ الیکشن کمیشن اپنا کام کر سکا ہے، نہ انتخابات ٹھیک ہوئے ہیں، تو اگر کل کو منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں، آڈٹ ہوتا ہے، الیکشن کالعدم ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کا شک کا اظہار تو ہو چکا ہے اس سے پہلے خواجہ صاحب کی طرف سے۔ دیکھیں، شک ہونا ایک اور چیز ہے، اور کئی الیکشنز کئی ایسی سیٹس ہوتی ہیں جو دوبارہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، دوبارہ ان پہ الیکشن ہوتے ہیں، کئی لوگ اس میں ہار جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، تو یہ تو الیکشن کے بعد ایک پروسیس چلتا رہتا ہے۔ آپ کو پچھلے الیکشن میں بھی اگر آپ دیکھیں
کئی لوگ ڈی سیٹ ہوئے, کئی جگہ دوبارہ الیکشن ہوا, کئی جگہ لوگ آ گئے. یہ تو ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے وہ کچھ اور کریں گے, وہ بھی یہی کریں گے. لیکن عمران خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے, آڈٹ کریں گے, حکومت گھر چلی جائے گی. اس کا اظہار کچھ دن پہلے انہوں نے کیا ہے. وہ عمران خان صاحب ضرور کہیں, مگر جو ایک پروسیس ہے اسی طریقے سے ہوگا نا. سپریم کورٹ کوئی بیٹھ کے آڈٹ تو نہیں کرے گا الیکشن کا. سپریم کورٹ کین اونلی ڈائریکٹ کہ جی یہ کئی پٹیشنیں جمع ہوئی ہیں کورٹوں میں, کئی جگہ ہوئی ہیں, ان کو ٹیک اپ کرے گا. اور کیا جو ایک پروسیس ہے اسی کو فالو کیا جائے گا. سپریم کورٹ کا کام تھوڑی ہے کہ الیکشن کو آڈٹ کرے. اور کیا آپ لوگ جو ہے وہ جے یو آئی ایف کے بغیر بھی امینڈمنٹس کر سکتے ہیں, جو کہ پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر نمبر پورے کریں گے, وہ کیسے کریں گے؟ This is the point نا. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میرے خیال جے یو آئی ایف سے بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوئی ہوگی ضرور کہ کن کن چیزوں پہ جے یو آئی ایف ایگری کر رہی ہے اور کن چیزوں پہ نہیں کر رہی ہے. دیکھیں کوئی بھی بل, کوئی چھوٹے سے چھوٹا بل ہو, بڑے سے بڑا بل ہو, چاہے سمپل بل ہو, سمپل میجورٹی کے ساتھ پاس ہونا ہو, چاہے کانسٹیٹیوشنل ہو, جب تک آپ کے کنسنسس ریچ نہیں کریں گے. میں نے تو آپ کو ایک چھوٹے بل کی اگزامپل دی جو کہ پی ٹی آئی کا بل تھا, مگر وہ پاس نہیں کرا سکے, وہ ہم نے ابھی پاس کرایا. اور پی ٹی آئی کی مدد, پی ٹی آئی نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا, اس بل میں شبلی فراز نے خود کنٹریبیوٹ کیا, کیونکہ انہوں نے کہا اوریجنلی میں نے یہ بل بنایا تھا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا تب تک میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز آگے بڑھے گی. اچھا خرم صاحب, اب 63A کے اوپر آتے ہیں. اب 63A کا جو معاملہ ہے, اب یہ اس کی پٹیشن لگ گئی ہے, ریویو کی ضرورت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ریویو کے اندر ایسی کامیابی ہوتی ہے کہ اوریجنل فارم میں چلی جائے یہ بات, تو پھر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹ لے سکتے ہیں, کیونکہ ڈی سیٹ ہونے کا بعد کا معاملہ ہے, ووٹ کاؤنٹنگ کا مسئلہ پہلے ہے. دیکھیے نا, یہ اب جب ہم فائل کیلکولیشن کر رہے ہیں تو پھر مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا حکومت تو پہلے ہی فائدے والے ڈی فیکٹو اکھاڑے کھڑی ہے, اور انفارچونیٹلی اب پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ بھی اسی ڈی فیکٹو کے اکھاڑے میں آ کر, اور جب آپ اکھاڑے میں آتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کیچڑ بھی اٹھتا ہے, کیونکہ کورٹ نے اب ایک مستقل پیٹرن ہے خاص طور پہ 3 کیسز میں, ظفر علی شام, پیناما کیس میں اور ابھی ایس آئی سی میں, کہ جو چیز مانگی بھی نہیں گئی, جس کا کسی جگہ کوئی حوالہ نہیں تھا, کورٹ نے از خود وہ گرانٹ کر دیا. پہلے کہا کہ جی جو ہے آپ کو آئین کو تبدیل کرنے کی طاقت ہے. اقامہ کیس میں جو ہے اقامہ, جس کا پورے پیناما کیس میں کہیں ذکر نہیں تھا, اس کو نکال کر اپنی مرضی سے ایک منتخب وزیر اعظم کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا. نہیں مگر صاحب, اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اعتراضات ہیں اور انتخابات صحیح نہیں ہوئے تو اس کی ریمیڈی تو کورٹ نہیں کرنی ہے نا, وہی ہائیسٹ فورم ہے, پھر ورنہ لوگ کہاں جائیں گے؟ میری استدعا یہی ہے, میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ پاکستان کی کسی عدالت کو کسی جنرل الیکشن کو ان ٹوٹو ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے. یہ تو یہی بات ہے نا کہ اب آپ آج جو جس کی وجہ سے اس کو ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کہ اگر 187 کو استعمال کرتے ہوئے کمپلیٹ جسٹس کا ہم نے درج کھول دیا آئین کی وسیل میں سے, تو اس کے اندر سے تو آپ کچھ بھی گزار دیں. آپ کہیں جی سب کچھ غلط ہو سکتا ہے, تو جس طرح پارلیمنٹ کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ جناب پارلیمنٹ کی طاقت کے اوپر تو قدغن ہونی چاہیے, تو کیا کورٹ کی طاقت کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے؟ اور میری پھر بڑے ادب سے عرض کروں گا, 175(2) کہتا ہے کہ پاکستان کی تمام عدالتوں کے پاس اتنی ہی اتھارٹی اور جورسڈکشن ہے, پاور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے ایک آرٹیکل میں, جتنی آئین اور قانون ان کو دیتا ہے. وہ از خود پاورز ایزیوم نہیں کر سکتے. یہاں جو آپ نے ذکر کیا, میں ضرور ذکر کرنا ہے, کیونکہ 185 کے تحت یہ اپیل آئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. اس کے اندر کورٹ نے یہ دیکھنا تھا 185 میں کہ کیا پشاور ہائی کورٹ نے قانون کا اطلاق کیا یا نہیں کیا, لیکن کورٹ نے یہ کام نہیں کیا. کورٹ نے خود ہی اپنے فیصلوں سے ایک نئی پارلیمانی پارٹی کو جنم دیا. وہ اراکین جو حلف دے چکے تھے ایک جماعت کے حق میں, ان کو زبردستی فورس کیا. مگر اس سیاسی جماعت, سر اس سیاسی جماعت وہ کہتی ہے ہمارا حق بھی چھینا گیا, ہم سے نشان لے لیا گیا, ہم کیسے دیکھیں نا, اس کا بھی تو ایک حق ہے. اگر ہم قانون کی بات کر رہے ہیں نا,
तो वो फिर दोबारा जाएं और कहें कि जी कोर्ट की जो जजमेंट थी उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, वो कोर्ट उसको चैलेंज करे, उसका रिव्यू करवाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि कोर्ट जो है वो आज खुद की assumption है कि कोर्ट ने वो हवा में बगैर किसी जो देखिए आर्टिकल 17 का हवाला दे सकते हैं आप कि जी सबको हक हासिल है, लेकिन वो हक वो अरकान जब उन्होंने हलफ दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपने दस्तखत से, वो हक उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अदालत कैसे उनको ये फोर्स कर सकती है कि नहीं आपका वो फैसला गलत था, हम ये कहते आ गए इस जमात के रुकन है। अच्छा अहमद वैस साहब इसका जरूर जवाब दीजिए, इसका जरूर जवाब दीजिए। और दूसरा जब आप डी फैक्टो के अखाड़े में उतर जाएंगे तो फिर जो है वो रियासत का चेहरा जो है उसमें कीचड़ ही आए। अच्छा अब इसका भी जरूर जवाब दें कि अदालत की हद क्या है, क्योंकि हमने 63A देखी है और अब उसके अंदर भी जिस तरह से एक्सीड किया गया सर, उसमें जिस तरह से पहले कहा गलत फिर उसको सही किया गया, उसकी बुनियाद पे अब तक फैसले जो है वो गलत होते चले आ रहे हैं। आपको लगता है कि अदालत की भी कोई हद होनी चाहिए और जुडिशल कू तो नहीं है सर ये? जी बिल्कुल नहीं देखिए पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल हर वो अदालत ये तीनों जो है ना, वो चाहे वो जुडिशरी है या एग्जेक्टिव है या पार्लियामेंट है, ये बिल्कुल जैसे अलामा ने कहा था ना कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है पाबा गिल भी, इनकी जड़ें जो हैं यानी उनकी आज़ादी जो है वो कुछ लिमिटेशन के साथ है। दुरुस्त। मादर पिदर आज़ाद नहीं कि जो चाहे कर ले, कोई भी नहीं कर सकता। और लेकिन यहाँ पे अभी दस्तगीर की जो साहब ने जब जो गुफ्तगू कर रहे थे तो वो बार बार अखाड़े का जिक्र कर रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि ये गुजरांवाला के रहने वाले हैं। ये बात दुरुस्त है। गुजरांवाला के वहाँ के पठान अखाड़े से पहलवान मशहूर है ना बड़े, तो वो अखाड़े की बात करते हैं, अखाड़े में ऐसा हुआ। एक छोटा सा जोक भी था ना, मैं एक सेंटेंस में वो एक ने दो लड़के खड़े थे तो ये इंतजार कर रहे थे, बस का देर हो गई। एक ने दूसरे से पूछा भाई कहाँ के रहने वाले हो, उसने कहा मैं गुजरांवाले का, और वो पतला दबड़ा सा लड़का था। वो हैरत से देखने लगा, कहने लगा तू लगता थे नहीं, कहने लगा खुल के देख ले। ये अच्छा है। तो बस अब सर सारे कुर्ती ही देख रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट और अदलिया दोनों लड़के देख रहे हैं कि किसके बाजू में कितना दम है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के पास कोई वो सुप्रीम कोर्ट का जो कंप्लीट जस्टिस को उसको जो अथॉरिटी दी है वो इसलिए कि उनको सारे मामलात को सामने रख के बाज़ औक़ात हालात जितने उस मामलात एक पर्टिकुलर प्रोपोजिशन में वो जितने मामलात सामने आए होते हैं, जैसे वो कंडीशन क्रिएट हुई। अब यहाँ पर ये सूरत हाल थी कि एक पार्टी को आपने पहले उसका इलेक्शन से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि जी तुम पार्टी नहीं रहे, फिर उसके बाद आपने उसका सिंबल भी ले लिया, फिर पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया। तो इस सारी सूरत हाल के उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, उन्होंने बहुत सारी मैं आपको बताऊं यहाँ पर बेनजीर भुट्टो का एक 1988 और 1989 के दो सुप्रीम कोर्ट के लार्जेस्ट बैंक के जजमेंट है जहाँ पे इलेक्शन सिंबल उनको नहीं दिया जा रहा था, और ये वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि आर्टिकल 17 के तहत ये राइट जो है ये स्नैच नहीं किया जा सकता और ये आर्बिट्ररी होगा फैसला अगर ऐसा करोगे, और उनको दिया गया था ये उन्हीं को पेश नजर ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात का एनकैम्पस किया और उन्होंने कहा कि ये एक पार्टी जिसको डीप रूटेड है, लोगों ने उसकी वजह से ये हुआ, मगर वोट दिया है और इतना वोट आया है, मुझे तो एंटाइटलमेंट उनकी है। 1993 में बाज मोहम्मद काकड़ का फैसला भी है जिसने कहा था कि पार्लियामान के कानून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरतरी हासिल है। ये खुद 1993 का सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है। कौन बरतर है? मैं दोबारा मुस्तफा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे आप यकीन रखते हैं सर? अहमद वैस साहब आप भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं? बिल्कुल। अब मसला ये हो गया है कि कोई दो राय नहीं है जी। अब मसला ये है मुस्तफा कि सब इदारे आपस में लड़ रहे हैं, अब सब अपनी बालादस्ती की बात है। मसला ये है कि जो फैसला तरीके इंसाफ के हक में आए वो कहती है बहुत अच्छा, जो उनके मुखालिफ आए कहते हैं ये बहुत गंदा। यही हाल मुस्लिम लीग नून का है। जो फैसला इनके हक में आ जाए, ये अगर मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल जाए, बाहर मुल्क चले जाएं इलाज कराने के लिए, 3 साल वहां पे रहें, 3 साल वहां पे रहें, ये सहूलत पाकिस्तान में किसी और कैदी को मुयसर नहीं। लेकिन फिर वो अदलिया ठीक है, ये फैसले अच्छे हैं। फिर अगर वापस आए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे और वहीं पर आकर अदालत का अमला पहुंचा हो आगे
रिसीव करने के लिए और सारी कागजी कार्रवाई जमानत वहीं पर मुकम्मल हो तो वो फैसले अच्छे हैं, बाकी गलत हैं। तो सियासी जमातों का अलमिया ये है कि ये इतनी इन्होंने इस माहौल के अंदर जहर आलूद कर दिया है माहौल को कि किसी चीज़ के ऊपर हम इत्तेफाक नहीं कर पाते कि यार कि यहाँ पर आकर हमने इवेंचुअली एक जो न्यूट्रल आर्बिटर है कि हमने उसकी बात माननी है। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारी जो अदालतें हैं उनका भी अल्लाह ही हाफिज है कि वो कभी एक जानिब चल पड़ती हैं। अब साकिब निसार साहब ने जिस तरीके से पैनामा में मुस्लिम लीग नून का गिला शिकवा, बिल्कुल ठीक है, जिस तरह मॉनिटरिंग बेंचेस बनाए गए, जजेस लगाए गए, मिसाल नहीं मिलती थी इससे पहले और गलत हुआ मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन अब इसका ये अब हमने मामले को सुलझाना कैसे है, असल तो वे फॉरवर्ड निकल नहीं पा रहा। इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, ये भी सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमने लोगों की मंशा को मुकद्दम रखना है। लोग जिसको मैंडेट दें वो हमें भले नापसंद हो, लेकिन फिर हमें उसके सामने सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। 8 तारीख को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मैंने भी तहरीक इंसाफ के मुखालिफ इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और खुर्रम भाई उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बड़े ऑनरेबली और बड़े डिग्निफाइड तरीके से, और इनके और भी कॉलीग्स हैं जिन्होंने तस्लीम किया। दुरुस्त बात। हमारे इल्म में कई ऐसे वाकयात हैं कि फिर खैर किसी और मौके पे फिर वो बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपने तो लिख के भी दिया है हलफनामा कि ये 45 फॉर्म 45 प्रोवाइड भी किए, और वो अपनी जगह पे है। और आज देखिए ना सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भी आया इन 8 जज साहिबान का, उस पे आपको एतराज हो सकता है, लेकिन कहीं तो बात रुकनी पड़ेगी ना, कहीं तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी से क्या लगता है, क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इसको अपने तरीके से करेगी, अपने वक्त पे करेगी, क्योंकि उनको भी लगता है कोई जल्दी नहीं है इस मामले के ऊपर? देखिए, जल्दी उन्हें बिल्कुल नहीं है इस मामले में, और पीपल्स पार्टी इसको ज़रा ज़्यादा मैच्योरली हैंडल कर सकती है। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून बहुत इमेच्योरली इन्होंने हैंडल किया। जहाँ पर आपके जो वज़ीर कानून है वो इस चीज़ से आगाह ना हो कि ड्राफ्ट के अंदर है क्या, और सियासी जमातों को कायल करने के लिए चल पड़े। लोग इस तरह कायल नहीं होते, और जो चीजें उसके अंदर थी बतौर सियासी वर्कर आप किस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप एक आइन साजी करने जा रहे हैं, एक आम कानून के ऊपर डिबेट होता है, आप बुनियादी स्ट्रक्चर आइन का चेंज करने चाह रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि जी कि कोई इसके ऊपर अपनी राय नहीं देगा और मनोवन मान लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस आ रहा है तो वो चैलेंज हो रहा है, उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट में। जिस माहौल में अभी सदारती ऑर्डिनेंस आया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसको कहा गया कि जी काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ने अपनी पावर डिवॉल्व कर दी, और हेल किया गया कि एक अच्छा कानून है कि इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, और वही ऑर्डिनेंस आके उस ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर देता है। और 2 घंटों के अंदर अंदर या 4 घंटों के अंदर अंदर वो कमेटी दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। तो मैं इसीलिए पहले हिस्से में कह रहा था कि काजी साहब ने अपने लिए एक बार ऊंचा सेट किया था, और ये जो ख्वाहिश जन्म ले बैठी है कि वो कंटिन्यू करें और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर हों, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। इससे मंसूर अली शाह साहब, दीगर सुप्रीम कोर्ट अंदर इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि अब वो साथ उनके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला जो था उसके अंदर नहीं बैठे। आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो 28 को इजलास था वो नहीं हो रहा। मेरा ये ख्याल है कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तनाव आया हुआ है उसको सुलझाने का एक बेहतर हल ये है कि तमाम जज साहिबान इकट्ठे हों, फुल कोर्ट हो, और उसके अंदर बैठ के अपनी ये चीजें थ्रेश आउट करें। और ये रिव्यू पिटीशन के अंदर ये मामला हल हो सकता है आपके ख्याल में? जो अभी लगेगी, कहा जा रहा है ना कि ये जो कल फैसला है इसके ऊपर रिव्यू करना है। जी, आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है। जी, इलेक्शन कमीशन के एक पास और अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि ये तय हो। देखिए, अभी रिसेंटली एक प्रेसिडेंट तो क्रिएट हुआ है एक केस में जिसमें रिव्यू के ऊपर रिव्यू हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास अभी फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। उन्हें ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर उनकी जिस तरीके से इलेक्शंस का कॉन्डक्ट हुआ पाकिस्तान में, बड़े सीरियस सवालात हैं। लोग मुतमिन नहीं है उनकी कारकर्दगी से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के अंदर उनकी कारकर्दगी के बारे में भी कुछ कमेंट किया है, और हम सब वाकिफ हैं कि इलेक्शनों के अंदर क्या हुआ है। ठीक, हम उन्हें एक सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि जनाब आपने मुल्क के अंदर बहुत शफाफ इलेक्शन कराए। आपको लगता है कि इलेक्शन भी स्ट्राइक डाउन हो सकते हैं? मेरा ये नहीं ख्याल कि इलेक्शन स्ट्राइक डाउन होगा। ये फियर है नून लीग का, और फियर इसलिए है कि पता है कि सारे फॉर्म 47 किस तरह बने, जहां पर
यानी इस बात की तो नज़ीर नहीं मिलती कि मियां नवाज शरीफ साहब के अपने हलके में इलेक्शन की रात जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो बदल दिए जाते हैं, जो पुराने रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको हार्ट अटैक हो जाता है, उनको अस्पताल ले जाया जाता है और फिर सुबह के 3 बजे एक नए रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। तो मैं तो हैरान इस चीज़ पे हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब बड़े सियासतदान है, एक बड़ा कद काट है, ये किस रास्ते पे चल रहे हैं? खुर्रम साहब अब आप ही जवाब दे, इतनी अंदर की कहानी जो है वो मुस्तफा साहब ने सुनाई है। रिकॉर्ड का हिस्सा है कि रात को सुबह के 3:30 बजे जो मियां साहब के जो हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको चेंज किया गया। ये तो रिकॉर्ड की बात है। खुर्रम साहब योर टेक सर। जी होगा क्या ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं, नहीं होगा, यही होगा कि इंशाल्लाह पार्लियामान ही बालादस्त होगी, क्योंकि आइन की मंशा यही है, आइन का इब्तिदाइया ये कहता है, आइन की रूह ये कहती है। और एक ऐसी अदलिया जो 75 साल से, मैंने आपके प्रोग्राम में 2 दफा पूरी लिस्ट दोहराई है, तमीजुद्दीन केस से लेकर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस तक, जिसके दामन पे बेहिसाब दाग हैं। और ये SIC केस, जिस तरह पैनामा केस ऐसा है जिसका हवाला अब अदालतें नहीं मानती, ये भी एक ऐसा केस होगा जिसका हवाला आने वाली ये जो अदालतें वो नहीं मानेंगी, क्योंकि ये फैसला किसी आइन और कानूनी बुनियाद पर नहीं किया गया। और पार्लियामान पर 1000 एतराज़ात और क्रिटिसिज्म होते हैं और होने भी चाहिए, मुंतखब इदारा है, लेकिन उस मुंतखब इदारे की जो सारे क्रिटिसिज्म है क्योंकि अवाम का हिस्सा है वो, ठीक है, लेकिन इसीलिए उनके पास ये अथॉरिटी दी गई है। मैं फिर दोहरा दूं 175(2) कि पाकिस्तान की किसी भी अदालत को उतना ही इख्तियार होगा जितना आइन और कानून उसको देगा, और वो आइन और कानून का तयन बिल्कुल नहीं करना है, अदालत ने नहीं करना। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर, एक जुमला? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा जी, जितने ख़तरनाक सूरत हाल जो पैदा हो रही है, अगर इसको बड़े खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करके सिचुएशन को और उसका कोई आदा ना किया गया तो फिर वो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल जैसे एक शेर था ना कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों में, फिर अपने पांव तलाश करना। बिल्कुल, फिर वो पांव तलाश नहीं होंगे, फिर वो जो सूरज की छांव है वो नसीब नहीं होगी। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़े? ये सवाल बहुत अहम है और इसका हल पाकिस्तान के इदारों को ही सोचना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।